हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमारा आज का चैप्टर रहेगा बेटा चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के डिलीटेड पोर्शन बता देती हूँ। इसमें सिर्फ मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स वाला जो पार्ट है वो डिलीटेड है। इट मीन्स एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 17 हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसमें मीन एंड वेरिएंस आएगा। अदरवाइज लगभग पूरा सिलेबस हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। और ये है इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा जो कि हमारी फर्स्ट या लास्ट एक्सरसाइज में से इसकी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में प्रोबेबिलिटी इन 2 की ज़्यादा बनती है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा जो कि हमारी 13.3 एक्सरसाइज बेस्ड थ्योरम से है। और 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ जाएंगे, फिर भी उनमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ जाता है प्रोबेबिलिटी में, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जल्दी से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी? दोनों गर्ल बॉय गर्ल और बॉय बॉय। ये हमारे पास उस फैमिली का क्या से रिलेट के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाएगा? ये सैम्पल स्पेस आ जाएगा जिसमें हमने 2 बच्चे लिए हैं। अब आपको क्या कहा गया है, ध्यान देना है मेरी बात पर, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बहुत ध्यान से समझेंगे, दैट 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट, इस बात पे आपने फोकस करना है, गिवन दैट एट लीस्ट, ध्यान दें, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। हमें ये बात दी गई है कि उनमें कम से कम एक लड़का है। ठीक है, 2 बच्चों में से कम एक लड़का है, तो उनमें से 2 लड़कों की क्या प्रोबेबिलिटी है? कहने का मतलब क्या है कि पहले इस सैम्पल स्पेस में से एक इवेंट अक्कर हुआ, एक हमने अलग से एक छोटा सैम्पल स्पेस बनाया जिसमें हमने लिया एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, कम से कम एक लड़का है, उसको मैंने छांटा, तो कम से कम एक लड़का है, तो 3 इवेंट आएंगे, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और बॉय बॉय। पहले ये इवेंट अक्कर हुआ, इसके बाद इसमें से हमने छांटना है कि बोथ आर बॉयज़। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 3। उनमें से कम भाई दोनों के दोनों लड़के हों तो कितने चांसेज है? 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। बात को समझने की कोशिश करें। कंडीशनल देखो, एक तो मैं आपको ये पूछती कि भाई इसमें से कम भाई दोनों ही बच्चे लड़के हों, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैंने आपसे यहाँ डायरेक्ट पूछ लेना था कि एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं एंड ओनली 2 ऑफ देम आर बॉयज़, तो 4 में से एक ही चांस था, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बनती थी 1/4। गॉट इट? लेकिन अब कंडीशनल यानी कंडीशन लगा दी गई है। क्या कंडीशन लगा दी गई है? कि अगर कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यानी ये कंडीशन पहले हो रही है, ये घटना पहले घट रही, ये इवेंट पहले अक्कर हो रहा है। इन दैट केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज? तो कम से कम एक लड़का वाले 3 केस बनते हैं और उनमें से एक ही केस ऐसा है जिसमें दोनों लड़के हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाती है 1/3। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द मेथड। बट ये मेथड हर बार कामयाब नहीं होगा, बिकॉज एवरी टाइम वी कैन नॉट मेक द सैम्पल स्पेस ऑफ द गिवन इवेंट्स, एवरी टाइम वी कैन नॉट सिलेक्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम द सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक बाकायदा प्रोसीजर है, उसको हम फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? S इज द सैम्पल स्पेस, गर्ल 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 बॉय बॉय गर्ल और बॉय बॉय। अब आपने ध्यान देना है कि आपको 2 इवेंट्स यहाँ दिए गए हैं कि बोथ, देखो ध्यान देना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। इसको मैंने A मान लिया, गिवन दैट को छोड़ दो, तो उसके बाद जो इवेंट अक्कर हो रहा है उसको मैंने बी मान लिया। बहुत ध्यान से समझना है। 2 इवेंट्स आर गिवन हियर, तो एक को हम ए ले लेते हैं, एक को हम बी ले लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ बॉयज। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी, ये लेक्चर भी मैं स्पेशल आप ही के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ा
हाथ में पेन है तो इस वजह से मैं बनाना नहीं चाह रही थी। तो आप कोशिश कर रहेगी कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे ये लेक्चर। बोथ बॉयज़ का तो भैया एक ही है, बी, ठीक है। और बी हो गया ये सेकंड इवेंट, एटलीस्ट वन बॉय है। बी हो गया एटलीस्ट वन बॉय, तो एटलीस्ट वन बॉय हो गया जी बी जी और बी। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की, गिवन दैट ये पहले हो चुका है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, यानी कि ये घटना पहले हो चुकी है, ये इवेंट पहले अक्कर होने के बाद बॉयज हमने चूज करने हैं। ए गिवन दैट बी हैज अक्कर्ड, और इसे कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट को एक स्लैश से लिखेंगे बी, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, किया ही नहीं है, कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या मैच कर रहा है, बी। ठीक है। सैंपल स्पेस में कितने, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है, इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन है। और भैया ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नहीं एस में 4 हैं, ए में 1 है, बी में आपके 3 एलिमेंट्स हैं और इंटरसेक्शन में आपके 1 एलिमेंट है। तो हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए हमें, तो उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बाय नंबर ऑफ एस। बी में कितने एलिमेंट्स है बेटा जी, 3/4। इस फॉर्मूला में, यहाँ रख रही हूँ मैं वैल्यू, इस फॉर्मूला में दिख रहा है ना आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4/3/4 कैंसिल कर दिया, और ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। मीन्स अगर एटलीस्ट एक बच्चा बॉय है तो दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज अक्कर्ड। इसी तरह हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं व्हेन ए हैज अक्कर्ड। तो अब आपको स्पेशल बस ध्यान देना है कि ये एक मेन हमारा फॉर्मूला है, जो मैं अब आगे जाकर उसको लिख देती हूँ। तो ये 2 फॉर्मूला है आपके सामने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड, जो नीचे है वो गिवन दैट में है, यानी ये पहले हो चुका है। अब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मीन्स ए अक्कर हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये उल्टा लिख दिया, मैं गलत लिख दिया, यहाँ ए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है 2018 के बोर्ड एग्जाम में, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है जो मैं दे रही हूँ, ये 2016 और 18 दोनों के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ए की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, बी की गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ए बाय बी बाय ए आपने फाइंड करना है। तो बिल्कुल डायरेक्ट आपने फॉर्मूला में पुट करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 4/13, और क्योंकि ए बाय बी है तो जो नीचे है उसी की प्रोबेबिलिटी यहाँ आएगी, तो 9/13, 13 से 13 कैंसिल, 4/9। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें बी बाय ए की, तो बी बाय ए में पहले ऊपर ए इंटरसेक्शन बी और नीचे ए की प्रोबेबिलिटी 7/13, यानी कि 4/7 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने 1 मार्क के लिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। यहाँ एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार देखो आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे दी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे दी 0 और कह दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखोगे कि ना तो आपको ए इवेंट पता है, ना बी पता है, ना ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पता है, देन व्हाट कैन वी डू। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये प्रोबेबिलिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये 0 है, और समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट टाइप में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ मैं आपको जस्ट क्वेश्चंस टिक करके बता रही हूँ कि विच क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 मार्क। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आपने 1 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला की क्या है, एप्लीकेशन है। यहाँ ये क्वेश्चन मैं
थोड़ा बताना चाहूँगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, यूनियन गिवन है और इंटरसेक्शन की निकालनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को मैंने उल्टा करके यहाँ लिख दिया है। तो इस फॉर्मूले को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो आपको उलझाने के लिए एग्जाम में इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे दी जाएगी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो आपने पहले इस फॉर्मूला को यूज करके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये एक नई चीज़ है जो आपको मैंने बता दी है। देखिए बेटा, रिवीजन चल रहा है तो 13.1 के सभी क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड किए हुए हैं। तो आप उनको सुपर फास्ट स्पीड में करके स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है। तो जो क्वेश्चन मुझे थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज जो बाकी पीछे क्वेश्चन आए हैं वो सब 1 मार्क के लिए ईजी हैं, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ये भी NCERT का, मैंने बोला NCERT का 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है, चाहे आपको उसका आंसर याद ही क्यों ना करना पड़े। If A and B are events such that probability of A by B is equal to probability of B by A, then इन चारों में से क्या होगा। तो आप एक सिंपल सी बात है, A by B का मतलब probability of A intersection B by probability of B, और इसका क्या मतलब है, probability of A intersection B by probability of A। दोनों सेम है, कट के 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 by probability of B इज इक्वल टू 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बेटा जी थोड़ा मैं बुक में से आपको ये करा रही हूँ। तो 13.1 के और ये जो क्वेश्चन है इनमें आपने कुछ नहीं करना, सैम्पल स्पेस खुद बनाना है, ई बनाना है, एफ बनाना है। अगर ये 1 मार्क में आ जाए तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपने, रफली फटाफट से। हमें पता है क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स तो 8 एलिमेंट्स बनते हैं। हेड ऑन थर्ड टॉस तो उसमें से देख लीजिए कितने एलिमेंट्स इसमें आएंगे, कितने इसमें, कितने इंटरसेक्शन में। जो भी आपसे पूछा जाता है उसे आपने फाइंड कर देना है। ये यहाँ कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी इन टाइप के क्वेश्चन की। ये देखो, ये मैंने अभी कराया, ये क्वेश्चन NCERT से ही था जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 थी। तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में से 1 मार्क की ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आप इन क्वेश्चंस को भी कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, जो कि इसी रिजल्ट से डिराइव होकर हमारा आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमारी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको इस तरफ ले जाओ, आप इस रिजल्ट को इस तरफ ले जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज अक्कर्ड इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको जरा मैं रिवर्ट कर दूं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अक्कर्ड। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी रिजल्ट को मैं एक ढंग से और आपको लेके चलती हूँ। बी बाय ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी जब ए ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2 इवेंट अगर हमारे साइमल्टेनियसली अक्कर हो रहे हैं, यानी ए के बाद बी अक्कर हो रहा है, तो थ्रू आउट द चैप्टर आप उसको ए इंटरसेक्शन बी ही कंसीडर करके चलोगे। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 इवेंट्स नहीं है, 2 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। बस इतना है कि एक पहले एक उसके बाद में, तो उसको इंटरसेक्शन से ही डील किया जाएगा। और इसका मतलब ए बी का, इसको इसीलिए मल्टीप्लिकेशन रूल बोला जाता है कि इसका मतलब क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, या इसको हम कहेंगे बी की प्रोबेबिलिटी एंड ए प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। ठीक है, अब इसी में हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से, देखो अब यहाँ देखो कि ए की प्रोबेबिलिटी तो हमने इंडिविजुअल ले ली, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी पर ए का इफेक्ट पड़ रहा है कि ए की वजह से बी की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल हो गई है। जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी बिल्कुल फ्री हैं, दोनों एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, इन दैट केस ए बी की प्रोबेबिलिटी या
ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दैट केस हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये जो मैं ब्लॉक में करती जा रही हूँ, ये रिजल्ट्स आपने अपने फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। अगर ए बी की प्रोबेबिलिटी या ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है, देन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर इक्वल नहीं आती है, देन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। और इस पर भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन 100% बनता है। ये देखिए, इसी इंडिपेंडेंट इवेंट की एप्लीकेशन का छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ। ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि ए और बी ऑलरेडी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो होगी वो इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी कि 3/5 इंटू 1/5 दैट इज 3/25। तो ये तो होगी इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि ई एंड एफ बी द इवेंट्स विद ई की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, एफ की 3/10 और इंटरसेक्शन की 1/5 है। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट? इसने पूछ लिया कि क्या ये इंडिपेंडेंट हैं, तो व्हाट इज गिवन देखें जरा भाई। ई की प्रोबेबिलिटी है 3/5, एफ की प्रोबेबिलिटी है 3/10 और ई इंटरसेक्शन एफ की है 1/5। अब ये प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए। 1 मार्क में कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। इन दोनों की प्रोडक्ट करो, 3 3 जा 9/50। क्या ये 1/5 के इक्वल है? ये 1/5 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। लॉजिक समझ में आया? इन दोनों की प्रोडक्ट अगर इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट होंगे। अब इसी का मैं एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ जो 2 मार्क्स में सितंबर 21 में भी आया है, अगस्त 21 में भी आया है। तो इस एक्सरसाइज में से 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत ध्यान से समझना है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक कार्ड निकाला, उसको वापस नहीं रखा, फिर दूसरा निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों ब्लैक हैं, बहुत ध्यान से समझना है। ये आपकी एक्सरसाइज का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपने टोटल कार्ड्स 2 नंबर का है तो थोड़ा लिखना भी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। 2 कार्ड्स निकाले हैं B1 एंड B2। लेट B1 बी द इवेंट, ठीक है, दैट फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, the first card is black and B2 be the event that second card is black। हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? both cards are black, both cards are black। अब दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं यानी B1 B2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन अब आपने ध्यान देना ये क्या बनेगी? B1 की प्रोबेबिलिटी, और क्योंकि कार्ड रिप्लेस नहीं हो रहे हैं तो पहली प्रोबेबिलिटी का असर दूसरी पर पड़ने वाला है। तो B2 की प्रोबेबिलिटी व्हेन B1 हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। भाई देखो, टोटल कार्ड्स 52 हैं, ब्लैक 26 हैं। जब आप पहला ब्लैक कार्ड निकालोगे तो 52 में से 26 चांसेज हैं, तो 26/52। लेकिन जो कार्ड मैंने बाहर निकाला वो मैंने वापस नहीं रखा, तो टोटल कार्ड्स 51 रह गए, ब्लैक कार्ड्स 25 रह गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज टोटली अफेक्टिंग द सेकेंड वन, कंडीशन लग गई। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये 25/51 आएगी, ठीक है ना। ये एक कम हो गया, ये एक कम हो गया। 26 1 जा 26, 2 जा 52, और ये आ गया 25/102 आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 13.2 के। ये 2 मार्क्स में आए हुए थे, इस टाइप के आप और देख लेना। लगभग मैं सिलेक्टेड से क्वेश्चन आपको करवा ही रही हूँ। एक हमें ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी यूनियन की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है।
फाइंड करनी है। तो ये कहता है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और इंडिपेंडेंट है तो इसकी। मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगी, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है ए की प्रोबेबिलिटी जमा बी की प्रोबेबिलिटी। आप इसको यूज करोगे। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होती है ए की प्रोबेबिलिटी गुणा बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से इंटरसेक्शन आ जाएगा। ए की आ गई, बी की आ गई, इंटरसेक्शन की आ गई तो यूनियन की आ जाएगी। सब आ गया तो ए बाय बी बाय ए आ जाएगा। ये अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 9। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, इंटरसेक्शन की नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, नॉट ए एंड नॉट बी, ये 1 मार्क में आपको उलझा सकते हैं, तो बड़ा ध्यान देना है। नॉट ए का मतलब ए बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी बार। डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है ए यूनियन बी का बार, डी मॉर्गन्स लॉ +1 में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि ये रिजल्ट हम 10th क्लास में पढ़ लेते हैं कि किसी इवेंट के अक्कर होने और ना अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को आप इस क्या हिंट की वजह से सॉल्व कर सकते हो, हिंट की हेल्प से। और आएगा तो यूनियन लग जाएगी, तो यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इनको ट्राई कर ले। मैं जल्दी से आपको 13.2 के 2 MCQ हैं जो बताने जा रही हूँ, आप इन्हें फटाफट देखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाइस, 2 डाई को रोल करोगे कितने एलिमेंट्स आएंगे? 36। 36 में दोनों पे प्राइम नंबर होना चाहिए, वो भी इवन। भैया इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? इवन प्राइम नंबर अकेला एक ही होता है, 2, और दोनों पे 2 कितनी बार आता है? 36 में से एक ही बार आता है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। क्लियर है? 1 मार्क के लिए क्लियर कर रही हूँ मैं। इनमें से जरूर आएगा, 3 क्वेश्चन हो सकता है, तीनों ही क्वेश्चन ये NCERT वाले ही आ जाएं आपके पास। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल भी नहीं। ये होगा, कैसे होगा अब आप देखो, ये मैं बता देती हूँ। अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हों तो ये प्रोडक्ट होती है। लेकिन एक रिजल्ट और आता है हमारे पास, एग्जाम्पल वो लेंथी है। अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं एंड ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ए बार कह लो, ए डैश कह लो। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये क्या हो जाएगी? ए डैश की प्रोबेबिलिटी गुणा बी डैश की। ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर जाएगा 18th का ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेन इसमें से 2 मार्क्स का और 1 मार्क के ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ इंपॉर्टेंट से मैंने आपको हिंट दे दिए हैं। फिर भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हो। अपना ग्रुप है +2 का, उसको ज्वाइन करके 5 तारीख को तो आपका पेपर ही है, तो अब तो बस बिल्कुल पीक पर हैं आप, तैयारी अपनी करते रहें। अब है ये बेस थ्योरम, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन, 100% पॉसिबिलिटी है कि इसी में से आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा बेस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आना है। बेस थ्योरम आपकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए 2 बैग्स हैं, एक बैग में अपना 2 वाइट और 3 रेड बॉल हैं, बैग नंबर 1। दूसरे बैग में हमारे पास 4 वाइट और 5 रेड बॉल हैं, बैग नंबर 2। ठीक है, अब हमें एक बॉल मिल चुकी है, हमारे हाथ में एक बॉल है, हमें नहीं पता किस बैग में से निकाली हमने, और वो बॉल हमारे पास मान लीजिए है रेड कलर की। कैसे कलर की? रेड कलर की। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फर्स्ट बैग में से आई है। बहुत ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ऑलरेडी आ चुकी है, और उल्टा पहले हम क्या करते थे, बैग चूज़ करके उसमें से बॉल निकालते थे। लेकिन अब हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो उल्टी निकालनी है कि बॉल रेड है और वो फर्स्ट बैग में से आई है, या बॉल रेड है वो सेकंड बैग में से आई है। तो ये केस अपने डिस्कस करने हैं। तो जहाँ थोड़ा इस तरह का रिवर्स क्वेश्चन आपको दिखे, और अब तो आपके पास सिलेक्टेड चॉइस है, आपको आइडिया रहेगा कि 4 मार्क्स का है, तो ये लगभग बेस थ्योरम के आपको अभी तक अगर आपने पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन भी वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पहले कर ली है।
तो वो हम वहाँ पर केवल और केवल बेस थ्योरम को लगाने जा रहे हैं। बेस थ्योरम की एक खासियत ये होगी कि उसमें हमारे जो इवेंट्स होंगे वो सब पार्टीशन होंगे, यानी कि एक इवेंट और दूसरे इवेंट की जब हम यूनियन करेंगे या तीसरा इवेंट भी उसमें हम लेते हैं, मतलब जितने भी इवेंट्स आपको दिए गए हैं वो सब मिलकर सैंपल स्पेस के इक्वल होंगे। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे के साथ क्लैश नहीं करेगी, यानी कि दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। समझ में आ रही है बात? नहीं, ई आई इंटरसेक्शन ई जे जो है, एक मिनट भाई फिर से बता दूं मैं, कि जो इवेंट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगी। दोनों, दो इवेंट है, तीन इवेंट है, किसी का भी आपस में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा। अभी मैं आपको बेस थ्योरम को डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझाती हूँ। वो अपना उसमें भी आया हुआ है अगस्त के क्वेश्चन पेपर में भी, और आपको इजी भी रहेगा और समझ भी आ जाएगा। देखिए ये अगस्त 21 में आपका 4 मार्क्स में ये एग्जांपल हमारा आया हुआ है। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls। मैं आपको, क्योंकि मैं पहले इनको सबको अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो यहाँ मैं अब आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी। आप इसका फुल मेथड मेरे लेक्चर्स में देख सकते हो। मैं प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल्स, और यहाँ आ जाता है 5 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई, ये कहता है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग्स। किस में से, ये नहीं पता। एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड। क्लियर है ना भाई, किसी एक बैग में से एक बॉल निकाली गई, वो रेड हाथ में आई है। कौन से में से निकाली ये पता नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर सेकंड। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सेकंड बैग में से निकली है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बताती हूँ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको लास्ट में निकालनी है उस इवेंट को आपने ए ले लेना है, ठीक है, और उससे पहले जो इवेंट अक्कर हो सकते हैं उनको E1 E2, जैसे बॉल निकालनी है किस में से, बैग में से, तो पहले तो बैग पकड़ोगे ना, बॉल तो बाद में पकड़ोगे। अब आपके आगे 2 बैग हैं तो पहले तो किसी बैग तक जाओगे ना, तभी तो बॉल निकालोगे। यह ठीक भाई, आंख बंद करके भी निकालोगे तो भी बैग तक तो जाओगे ना, सेकंड या फर्स्ट तक। तो पहली घटना घटेगी बैग चूज़ करने की, उन्हें हम नाम देंगे E1 E2 E3। ठीक है, तो E1 जो है वो हमारा इवेंट हो जाएगा कि बैग 1 चूज़न, E2 हमारा इवेंट हो जाएगा बैग 2 चूज़न, और इन दोनों के अलावा और कोई इवेंट बचता नहीं है। मैंने आपको पहले बताया बेस थ्योरम में जो 2 इवेंट होंगे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे और दोनों मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बना देंगे। तो इन 2 इवेंट्स के अलावा और कोई इवेंट अक्कर नहीं होना। तो एक तो इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। 2 बैग में से फर्स्ट बैग चूज़ करोगे 1/2, 2 बैग में से सेकंड बैग चूज़ करोगे 1/2। हो गया, बैग चूज़ हो गया। अब आगे बढ़ो कि बॉल इज़ फाउंड टू बी रेड। नहीं, ये गलत बता गई मैं आपको। बॉल इज फाउंड टू बी रेड, ये रेड बॉल को ए नाम देना है, इसको नहीं देना है इसको नहीं देना है। जो ये ना, इट इज़ फाउंड टू बी रेड, रेड बॉल को हमने ए नाम देना है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है भाई, अब हुआ क्या असल में, भाई मैं हूँ या आप हो, हम ये गेम खेल रहे, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पहला बैग लिया और फिर मैंने उसमें से रेड बॉल निकाली। तो मैंने पहले बैग को हाथ लगाया E1, फिर बॉल ली है ना, कौन सी ली है, रेड ली है। तो पहले बैग में रेड कितनी है, 3, टोटल कितनी है 7। फिर मैंने क्या किया, या फिर मैंने दूसरा बैग लिया, उसमें से रेड बॉल निकाली A/E2। अब सेकंड में कितनी है, 5, 5/11। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक। सबसे पहले बैग चूज़ करना है, तो E1 E2 जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें घटना दे रखी कि ऐसा हो चुका है, रेड बॉल आ चुकी है, उसको ए नाम देना है। फिर A/E1 A/E2, E3 हो तो A/E3 भी ले लेना है। अब काम क्या करना है, ध्यान दो कि बॉल ऑलरेडी रेड आ चुकी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, कि बॉल तो रेड आ चुकी है, बॉल तो रेड आ चुकी है, ए इवेंट तो अक्कर हो चुका है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो रेड बॉल है वो सेकंड बैग में से आई है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A हमने निकालना है बेस थ्योरम यूज़ करके। बेस के अलावा भी मैंने जब ये लेक्चर बनाया तो बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है कि अगर आप बेस थ्योरम को भूल जाते हो
तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम कर सकते हो। अब टोटल आउटकम क्या होगा, आप टोटल आउटकम को समझो कि भाई मैंने पहले बैग 1 लिया और फिर रेड बॉल निकाली। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं नेक्स्ट पेज पर चलती हूँ, 1 मिनट भाई। ये देखो, आपको प्रोबेबिलिटी 9वीं क्लास से 8वीं क्लास से आप करते आ रहे हो, टोटल आउटकम्स बाय नहीं फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल। टोटल आउटकम्स का मतलब मैं क्या करूँगी, पहले मैं बैग 1 चूज़ करूँगी और उसमें से रेड बॉल निकालूंगी, ठीक है। या का मतलब जमा, मैं सेकंड बैग चूज़ करूँगी और उसमें से रेड बॉल निकालूंगी। तो ये तो हो गया टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम हमें बताया गया है कि वो बॉल हमारी होनी चाहिए सेकंड बैग में से। तो सेकंड बैग को मैं चूज़ करूँगी और उसमें से रेड। तो ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे। और बेस थ्योरम भी यही कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए। ध्यान देना, जो ऊपर है उल्टा कर देना, याद ना रहे। तो E2 की प्रोबेबिलिटी ए बाय E2 की, ठीक है, ए बाय E2 की। और नीचे इनका सिग्मा, इनका जोड़, E1 की प्रोबेबिलिटी और ए बाय E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और ए बाय E2 की। इनकी वैल्यूज़ आपने अपना पीछे से उठा के पुट कर देनी है। 3/7, 5/11, इट इज़ 5/11, 1/2 इंटू 3/7, 1/2 इंटू 5/11। सॉल्व आप अपने आप कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा अगस्त 2021 में भी आया है। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सितंबर 21 में आया है। ये एक हमारे प्री बोर्ड में भी आया है, तो मैं इसको 2-3 बार करवा चुकी हूँ। मैं जल्दी से इसको आपको बताती हूँ कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। स्कूटर वालों का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, कार ड्राइवर की ये है और ट्रक ड्राइवर की ये है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, किसी एक का एक्सीडेंट हो जाता है, इसको आपने ए नाम देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो जो ये स्कूटर ड्राइवर है E1, कार ड्राइवर है E2, ट्रक ड्राइवर है E3। समझ गए मेरी बात को। ये अलग अलग इवेंट है भाई। एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ तो या तो वो स्कूटर का होगा या कार का होगा या ट्रक का होगा, तो E1, E2, E3। ए एक्सीडेंट हुआ है, किसका हुआ है उसको अब हमने बाद में निकालना है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी अब आप ये देखें 2000 है, 12000 में से तो 1/6। E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, E3 की 1/2। ए हमने ले लिया जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो स्कूटर चला रहा था तब एक्सीडेंट हुआ, तो 0.01। कार चला रहा था 0.03, ट्रक चला रहा था, ठीक है ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3 वो आप निकालेंगे। और अब हमें निकालना है कि एक्सीडेंट हो चुका है और वो स्कूटर ड्राइवर का हुआ है। तो E1 मैंने क्या बताया था, उल्टा कर दो, ए बाय E1, फिर E1 ए बाय E1 प्लस E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाय E2। यहाँ आपने ये जरूर मेंशन करना है यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है भाई। और आगे भी ये क्वेश्चन अपना मैंने सितंबर के सॉल्यूशन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देख लेना कि भाई एक मशीन, एक फैक्ट्री में 2 मशीन है, ए और बी। मशीन ए टोटल प्रोडक्शन का 60% बनाती है, मशीन बी 40% बनाती है, ठीक है भाई। एक कंपनी में 100 आइटम बन रहे हैं, तो 60 आइटम पहली मशीन बना रही है। स्टेटमेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्टेटमेंट समझने से हमें E1, E2 और ए क्लियर हो जाएगा किसको लेना है। और 40 आइटम दूसरी मशीन बना रही है। मशीन ए ने जो बनाया उनमें से 2% आइटम डिफेक्टेड है, मशीन बी ने जो बनाया उनमें से 1% डिफेक्टेड है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, एक जगह रख दिए गए हैं। वन इज चूजन एट रैंडम एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव आइटम हाथ लग गया, इसको ए इवेंट नाम देना है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करिएगा 8वें को कि E1 प्रोडक्शन वाज डन बाय मशीन ए। मशीन ए है भैया, ये ए इवेंट नहीं है, ध्यान रखना। और E2 बी द इवेंट की जो प्रोडक्शन हमने चूज़ किया है वो बी मशीन ने किया है। तो E1 मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है 60/2, 60/100।
2 3 जा और 2 5 जा, ठीक है। सेकंड मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है 40%, तो 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ये मैंने आपको बताया कि कोई डिफेक्टिव आइटम हाथ लग गया, तो मशीन ए ने आइटम बनाया और वो डिफेक्टिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2%, यानी कि 2/100। और मशीन 2 ने आइटम बनाया और आइटम डिफेक्टिव हुआ, वो है 1/100। अब आपने करना क्या है कि डिफेक्टिव आइटम मिल गया है और वो मशीन बी ने बनाया है, तो डिफेक्टिव यानी ए नीचे, मशीन बी का मतलब E2, बेस थ्योरम आपने यहाँ लगा देनी है, E2A/E2 इन दोनों का सिग्मा। तो बेटा ये इनमें से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, तो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन होंगे, उन्हीं पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, उसमें से E1 E2 E3 इवेंट्स छांटने हैं, ए छांटना है और फिर आपने बेस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन कंसल्ट मी इन द ग्रुप। ये 2 MCQ और मैं आपको बताना चाहूँगी। MCQ आपने सारे कवर करने, क्योंकि 3 मार्क्स इसमें से मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, ए सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5 में से 4 है। ए क्वाइन इज टोस्ट, एक सिक्का उछाला। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, ए ने कहा, इस बंदे ने कहा कि हेड आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, भाई वास्तव में हेड था, यानी वो सच बोल रहा था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ए ने कहा कि हेड आया है और अब ये कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में हेड था। एक्चुअल में हेड था और ए ने भी कहा हेड है, इसका मतलब ए ने सच बोला और ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था ही नहीं डिस्कस करने के लिए, हम डायरेक्ट करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि ए बी का सबसेट है, यानी बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे एक बात को समझने की कोशिश करें कि जब ए बी का सबसेट है तो बी सुपरसेट है, ए उसका सबसेट है। जब आप दोनों की इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा। तीनों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसके बराबर होगी, इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी। देखते हैं A/B का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमारा आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये हमारे पास कहीं ऑप्शन में नहीं है तो हम नन ऑफ दीज को चूज़ नहीं करेंगे। अब आपने एक बात पर और ध्यान देना है कि बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो है जो प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो, तो हमने प्रोबेबिलिटी क्या देखी, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसकी बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 से बड़ी हो जाएगी। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये जो रिजल्ट है हमारा, जब हम यहाँ से आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और वो किससे ग्रेटर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से भी करवा सकती थी मैं आपको, बट ये 1 मार्क का है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें जस्ट आंसर पे फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आ जाता है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ में मुझे एक बात अब मैंने देखी अभी कि ये जो मैं आपको बता रही 4 से 17 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 to 17 है। पहले 9 क्वेश्चन तो आपको इसके करने पड़ेंगे एक्सरसाइज 13.4 के। ओनली 10 ये देखिए ओनली 10 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसका प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान टॉपिक है। मान लीजिए आपने 2 कॉइन टॉस किए हैं, 2 कॉइन्स आपने टॉस किए हैं और उनकी जो भी हमारे पॉसिबल केसेस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हम एक नंबर असाइन कर देते हैं, तो अब 2 कॉइन में टॉस करें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैंने एक्स ले लिया नंबर ऑफ हेड्स व्हेन आई टॉस 2 कॉइन्स। जब मैं 2 कॉइन को फेंकूंगी, टॉस करूंगी, तो भाई क्या होगा, दोनों पे ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने हेड आएंगे। हो सकता है दोनों में से किसी पे हेड ना आए, दोनों में से एक पे हेड आए, या दोनों पर
ही हैड आ जाए। तो ये जो नंबर हैं, ये जो 0, 1, 2 वेरिएबल हैं, ये इस इवेंट को रिलेट करते हैं। नंबर ऑफ हेड्स का जो इवेंट था उस इवेंट से रिलेटेड ये नंबर असाइन किए गए हैं। ये वेरिएबल हैं, इन्हें हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखकर जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे? अब आप ये देखो, x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी, x बराबर 0 का क्या मतलब है? x बराबर 0 का मतलब है नो हेड। देखो, जब आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? HH, HT, TH और TT। नो हेड्स, कोई भी हेड नहीं है, कोई भी हेड नहीं है, तो टेल है, टेल है, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/4। x इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब बात वही है, वही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एक नंबर से हम डिनोट कर रहे हैं। x बराबर 1 का मतलब है 1 हेड, बहुत ध्यान से समझना। 1 हेड का मतलब है या तो HT आएगा या TH आएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो HT की प्रोबेबिलिटी जमा TH की 2/4 भी कर सकते थे, और 1/4 प्लस 1/4 2/4 डायरेक्ट भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे। तीसरा वेरिएबल है 2 की प्रोबेबिलिटी का मतलब दोनों हेड कितनी बार है? एक बार है, 1/4। अब इसके लिए मैंने बना दी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x 0 है, 1 है और 2 है। x 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1 है तो प्रोबेबिलिटी है 2/4, 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/4। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दीज रैंडम वेरिएबल। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होगी कि ये नीचे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम ऑलवेज 1 होगा। देखो, तीनों का एलसीएम 4 है, तो 2 और 1 3 और 1 4। आप देख सकते हो 4/4 सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इस बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी देख लो 1 मार्क के लिए, ये पहला ही ले लो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम है, गिव रीजन। 0.4, 0.4, 0.2, तीनों को जोड़ो, 4 4 8 और 10, सम 1 आ रहा है, तो यस इट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आ जाओ, पहली बात तो ये नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। रीजन समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं होती है, तो यहीं पर ये बात कट जाती है एडिशन करने से पहले ही। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट यही हमारा कैंसिल हो जाता है कि रैंडम वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों भाई? मैं जब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी तो कम से कम 0 रिजल्ट तो ज़रूर आएगा, नेगेटिव में रिजल्ट हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो रैंडम वेरिएबल ऑलवेज होल नंबर्स होते हैं, 0 1 2, तो ये भी नहीं है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये भी नहीं है। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और आपको बताना चाहूँगी। और रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दे दिया। कहता है डिटरमाइन के, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऊपर है 0 से 7 तक और नीचे ये इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं। आपको k की वैल्यू निकालनी है, आप इन सबको ऐड करके 1 के इक्वल कर दो। ये देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं बुक को और नोटबुक को दोनों को एक साथ फोकस कर सकूं। इन सब का सम ध्यान देना, 0 + k + 2k, फिर 2k, फिर 3k + k²। ये वर्बल करना 1 मार्क में आ जाए तो = 1। जल्दी से जोड़ते हैं, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, 9k, तो ये हो जाता है। 7 और 2 9 और +1 ये बन गया 10k²। फिर से एक बार ऐड करते हैं, 1 और 3 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9k = 1। ठीक हो गया। 10k² + 9k - 1 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है भाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। भैया अब 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10k² + 10k - k - 1 = 0।
10k इंटू के प्लस 1। मैथ्स ऐसा है भैया कि पीछे की आगे की सब चीज़ें बार बार यूज होती रहती हैं। अब ये फैक्टराइजेशन आपने 9th 8th 9th में किया है, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है, तो k की एक वैल्यू -1 आएगी और k की एक वैल्यू 1/10 आएगी। -1 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? अब इसी में आपसे बोल दिया जाए कि x लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो। लेस देन 3 का मतलब 0 की, 1 की और 2 की, तीनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3k। k की वैल्यू है 1/10, तो वो हो जाएगा 3/10। 6 से बड़ी निकालो, यानी केवल 7 की निकालनी है, इसमें k की वैल्यू रख दो। 0 और 3 के बीच की निकालनी है, तो 0 और 3 को छोड़ दो, 1 और 2 की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका एक एग्जाम्पल भी शायद आया हुआ है, नहीं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से है एग्जाम्पल, और इसके MCQ आपने नहीं करना है क्योंकि वो मीन पर बेस्ड है। ये भी मीन है, और EX का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जो कि मीन को ही बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 to 17 ये सब मीन एंड वेरिएंस पर रिलेटेड है, तो इनको आपने छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो मेन लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया है। एक दो क्वेश्चन और मैं बीच में से फटाफट उठा लेती हूँ। जैसे ए फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। 30 में से 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं, 4 बल्ब ड्रॉ किए गए। ठीक है ना भाई? 30 बल्ब है, 6 डिफेक्टिव हैं, 24 नॉन डिफेक्टिव हैं। 4 बल्ब निकाले किसी ने, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब आप एक बात को समझो कि मैंने 4 बल्ब बाहर निकाले, तो 4 में से मेरे कितने डिफेक्टिव होंगे? कम से कम हो सकता है 1 भी ना हो, 1 डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो, 3 डिफेक्टिव हो, या चारों ही डिफेक्टिव हो जाएं। ये लंबे क्वेश्चन है, तो ये 4 मार्क्स में तो आ सकते हैं, लेकिन बेस थ्योरम को एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं, तो 4 नंबर का आने की पूरी पॉसिबिलिटी बेस थ्योरम में से बनती है ज़्यादा। ठीक है, अब आप ये देखो कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 6/30 यानी 1/5, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 24 बल्ब, ठीक है, 24/30 यानी 4/5। अब जब x 0 है यानी कोई बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो चारों ही नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो 4/5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये लंबा पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। 4/5 4 बार। अब एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो 4 केस बनने वाले हैं। एक बल्ब डिफेक्टिव है, 3 नॉन डिफेक्टिव हैं। समझ में आ रही बात? नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, 2 नॉन, फिर नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, और फिर क्या आ जाएगा? नॉन और डिफेक्टिव। तीनों में 3 नॉन डिफेक्टिव हैं, चारों में 1 डिफेक्टिव है। 1 2 3 4 केस बनेंगे। 4 गुणा 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी और 3 नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही बात? तो 4 गुणा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, 4/5, 4/5, और इसको आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आप चारों केस करेंगे और फिर उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट करेंगे। तो वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये क्वेश्चन सर्टेनली 1 मार्क में आपको मिलने वाले हैं। और ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है, बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो बर्नौली ट्रायल क्या है? तो आपने ध्यान रखना, उसकी 2-3 कंडीशन है कि फाइनाइट ही ट्रायल्स होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। ईच ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ईच ट्रायल के 2 ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस या फेलियर। ये नहीं होगा कि भाई आपने कॉइन उछाला और वो इधर उधर जाके गिर गया, आपको या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। मान लीजिए मैंने आपको लूडो की डाई दे दी, ठीक है, अब मैंने आपको पहली बार लूडो की डाई दी, तो 6 आने की उतनी पॉसिबिलिटी है जितनी अगली डाई में है, यानी कि उस डाई में कोई हेरफेर नहीं होगी। क्लियर है? इसके जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तो हम 2 ही चीज़ें लेके चलेंगे, सक्सेस और फेल्योर। मतलब भाई मान लीजिए मैं कोई गेम खेल रही हूँ, कॉइन उछाल रही हूँ, हेड को मैं सक्सेस मान के चल रही हूँ और टी फॉर टेल को मैं फेल्योर, ठीक है। या मैं लूडो की डाई रोल कर रही हूँ, मेरा 5 आने पर मैं जीत रही हूँ, तो मेरे लिए 5 सक्सेस है, बाकी कोई भी इवेंट आता है तो वो मेरे लिए फेल्योर है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हमने P से डिनोट करना है और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी को हमने Q से डिनोट करना है। अभी हमने रिसेंटली यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक एग्जाम्पल किया है। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको ना एक बार बर्नौली ट्रायल के लिए समझाने जा रही हूँ। देखिए मैंने 2 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, यानी n की वैल्यू 2 हो गई,
एक्स नंबर ऑफ हेड्स हो गया, यानी कि 0 1 2। पी मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को सक्सेस मान लिया मैंने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्यू की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। और ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। मैं इस टेबल को क्यू और पी में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। 1/4 0 सक्सेस, यानी कोई भी सक्सेस नहीं, मुझे दोनों बार फेल्योर मिला है। मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 1/2, यानी क्यू इंटू क्यू, यानी क्यू का स्क्वेयर। ध्यान से समझना बात को। 2/4 यानी कि मुझे एक सक्सेस एक फेल्योर मिल रहा है। पहली बार सक्सेस, ध्यान से देखना, इसका मतलब है 1/4 प्लस 1/4, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। समझ आ रहा है भाई? 2/4 को मैंने लिख दिया 1/4 प्लस 1/4, इसके मैंने टुकड़े कर दिए, ये इसके ये, सक्सेस फेल्योर फेल्योर सक्सेस। क्लियर है? आगे बढ़ूँ, इसको मैं 2PQ भी लिख सकती हूँ। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। 2 दोनों बार सक्सेस है मेरी। सक्सेस देखो यहाँ बाई चांस सक्सेस और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो 1/2 इंटू 1/2 यानी P इंटू पी, यानी P स्क्वेयर। इन तीनों का सम मैंने कितना बताया था आपको, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ प्लस P स्क्वेयर इक्वल टू 1। और इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये Q प्लस P का होल स्क्वेयर है। A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB। गॉट इट? ये सिर्फ मैंने 2 कॉइन्स के लिए किया है। जब मैं 3 कॉइन्स के लिए करूँगी तो मैं इसी की हेल्प से बिल्कुल डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, जब मैं 3 कॉइन टॉस करती हूँ तो मुझे एक बार भी ऐड नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा या 3 बार। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, तीनों बार फेल्योर यानी क्यू क्यूब, एक बार फेल्योर नहीं, एक बार फेल्योर 2 बार सक्सेस, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वेयर P। ठीक है, ये मैंने उल्टा कर दिया, 3QP स्क्वेयर। ठीक है, 2 बार फेल्योर तो 3, वैसे एक, ये हम फिर सक्सेस को लेकर चल रहे हैं, तो 3 सक्सेस 1, ठीक है मैं ठीक कर रही हूँ, 3Q स्क्वेयर P और 3QP स्क्वेयर, और तीनों सक्सेस, मैं सक्सेस को ले रही हूँ ना, तो ये हो गया PQ। ये फॉर्मूला जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो ये P प्लस क्यू के क्यूब को दिखा रहा है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करनी है कि हम अगर 2 बार ट्रायल कर रहे हैं तो P प्लस क्यू का स्क्वेयर से हम डील कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को। 3 बार ट्रायल कर रहे हैं तो P प्लस क्यू की पावर 3 से, और अगर हम n बार ट्रायल कर रहे हैं तो P प्लस क्यू की पावर n से डील कर सकते हैं। और P प्लस क्यू की पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको ध्यान है तो होती थी NC0 क्यू की पावर n, क्यू प्लस P ले रही हूँ मैं आगे, तो P की पावर n प्लस NC1 P की पावर 1 कम हो जाएगी, क्यू की ऐड हो जाएगी NC2 P की पावर n-2, क्यू की पावर ये नीचे वाला 2, और लास्ट में आ जाएगा NCN क्यू की पावर n। ये वाइस वर्सा सेम होता है क्योंकि NC0 और NCN अपने सेम होते हैं। तो ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्राई करने जा रहे हैं। देखो बेटा, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 31। इफ़ ए फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स 10 बार कॉइन टॉस करोगे तो सैम्पल स्पेस भी नहीं बना सकते हम। इसमें अब एक बात का ध्यान रखना है आपने, जो ये प्रोबेबिलिटी P और Q निकलेंगी ना, ये सिंगल आउटकम के लिए निकलेंगी। भाई जैसे कॉइन को मैंने 10 बार टॉस किया है, लेकिन P यानी इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक कॉइन की निकलेगी, Q भी एक कॉइन से निकलेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स। तो यहाँ अब मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बताती हूँ कि इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से अगर मैंने n ट्रायल किए हैं, R मेरा रेट ऑफ सक्सेस है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और Q मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, तो बर्नौलीज ट्रायल और बाइनोमियल की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x क्या निकालेंगे, NCX क्यू की पावर n माइनस x P की पावर x, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू R निकालेंगे तो NCR क्यू की पावर n माइनस R P की पावर R। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अब हम यहाँ से देखते हैं। एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया, 10 बार, तो n हो गया आपका 10। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 31। 6 हेड्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स।
अब हेड को सक्सेस मानो क्योंकि मुझे हेड चाहिए, तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, Q मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी बाय चांस 1/2। फर्स्ट पार्ट है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे 6 हेड्स चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू R, तो R की जगह 6 लगाया, बहुत ध्यान से समझना है। n की जगह 10, C 6, Q की जगह 1/2 की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी 4, P की जगह 1/2 नीचे वाली पावर यानी 6, 10 C 6 को सॉल्व कर दो, नहीं तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट आएगी 1/2 की पावर 10, और आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हो। आप अपना आंसर देख सकते हो कि किस टाइप में है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, एट लीस्ट 6 हेड्स। अब ध्यान देना, एट लीस्ट 6 हेड, कम से कम 6, कम से कम का मतलब भाई मैं सिक्का 10 बार उछाल रही हूँ तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार भी मेरा हेड आ जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, 2 नंबर में आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 से ज़्यादा चाहिए, कितनी बार हेड आ जाओ। अब इस बात को समझो, 6 बार हेड, 7 की भी प्रोबेबिलिटी, 8 की भी प्रोबेबिलिटी। अब ये दिखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये सॉल्यूशन में बड़े इजी होते हैं। 9 की भी प्रोबेबिलिटी और 10 की भी। अब तुम एक बात को समझो, यहाँ से देखो अब इस चीज़ को, NCR यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्ट करती, ठीक है ना, ये देखो 1/2 की पावर यहाँ कितना आ रहा है, हर एक में 10 आ रहा है, इसको यहीं ले लो ना भाई, ये हो जाएगा 10CR, Q की पावर 10 माइनस R और P की पावर R, R से R कट के ये बन जाएगा 10CR। Q और P क्या हैं, 1/2, सेम बेस है, पावर जुड़ जाएंगी तो पावर 10 आ जाएगी। ये देखो ना यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 10C6 1/2 की पावर 10। तो अब फटाफट से देखो, ये बनेगी 10C6 1/2 की पावर 10, फिर ये बनेगी 10C7 1/2 की पावर 10, 10C8 10C9 10C10, सब में से 1/2 की पावर 10 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 10C6 10C7 10C8 10C9 और 10C10। यहाँ मैं जल्दी से आपको कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूला और बता देती हूँ जो आपने ध्यान रखने हैं। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। NC0 अब आप खोलोगे तो ये n फैक्टोरियल कट के कितना आ जाएगा 1, NCN भी आपका 1 होता है, NCR आपका NCN माइनस R के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सैम्पल पेपर में आया हुआ 2021 22 का एक ही सैम्पल पेपर था। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज 0.05। इसका कोई रोल नहीं है, इसको भूल जाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 150 दिन के बाद बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स नन विल फ्यूज, कोई फ्यूज नहीं होगा, मतलब फ्यूज होना सक्सेस है, ठीक है। तो P हमने ले लिया कि बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी, फ्यूज बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 0.05 यानी 5/100 यानी 1/20। तो क्या हो जाएगी, जो बल्ब फ्यूज नहीं है तो मैं उसको अभी फ्यूज बार लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 1 माइनस 1/20, सिंपल सी बात है, बल्ब फ्यूज होगा या नहीं होगा। तो ये आ गया 19/20। टोटल बल्ब हैं 5, तो n की वैल्यू हो गई 5। अब ये कह रहे हैं नन विल फ्यूज, एक पार्ट में आपको बताने जा रहे थे, ये इस फॉर्मूला को आपने बार बार याद रखना है। NCR Q की पावर n माइनस R, P की पावर R, कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा तो R की वैल्यू 0 है, तो x बराबर है 0, 5C0 Q की जगह लगा दो 1/20 की पावर 5 घटा 0, नहीं Q की जगह लगा दो 19/20 और इसकी जगह लगा दो 1/20 की पावर 0, 5C0 1 होएगा, ये बन गया 19/20 की पावर 5 और ये भी आपका 1 होएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई सबको करोगे तो 19/20 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है इस टाइप की अपने बर्नौलीज ट्रायल की और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। और लेक्चर को कंक्लूड करते हुए मैं जल्दी से आपको ये 2 MCQ और करा देती हूँ जो कि हमारी एक्सरसाइज 13.5 के ही हैं, बिल्कुल सेम है। इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव,
10 डिफेक्टिव हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है ये हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आप जल्दी से देख लीजिए। 10 डिफेक्टिव हैं तो भैया डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/100 यानी 1/10, और नॉन डिफेक्टिव की हो गई 9/10। क्लियर है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैम्पल ऑफ 5 बल्ब्स, ये है n, ये n नहीं है, ये तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दिया गया है। 5 बल्ब हैं, n 5 है, नन इज डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है 5 में से, तो हमें 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, n 5 है, n 5 है तो 5C0, नन इज डिफेक्टिव तो डिफेक्टिव p है, बात ध्यान से सुनना, डिफेक्टिव का मतलब p है, नॉन डिफेक्टिव का मतलब q है। हमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, जिसकी निकालनी है उसको p लेना है, तो q की पावर n-r यानी 9/10 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और भैया 1/10 की पावर आ जाएगी 0, 5 से 0 1 और ये भी 1, और कुल मिला के ये 9/10 की पावर 5 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल सिंपल। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज 1/5। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 4 आर स्विमर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें स्विमर की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसी में बता देती हूँ, स्विमर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो ये सक्सेस है मेरे लिए, तो स्विमर का मतलब पी सक्सेस, नॉन स्विमर 1/5 हैं तो स्विमर की हो गई 4/5, क्यू की हो गई 1/5, एन कितना हो जाता है आपका 5। हमने 4 स्विमर निकालने हैं, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 निकालनी है, जो कि होती है NCR, क्यू की n-r और p की पावर r। अब n कितना है 5, c कितना है, ये r कितना है 4, क्यू 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1, और p कितना है 4/5 की पावर 4। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें लास्ट में फाइंड करनी है उसको सक्सेस लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और जल्दी से बेटा मिसलिनियस के 3 MCQ और देख लेते हैं, क्योंकि MCQ कहीं से भी हमारे पास आ सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो और b/a 1 है, तो इसमें से क्या होगा। हम बात करें मिसलिनियस के 17th एग्जाम्पल की। देखो b/a की प्रोबेबिलिटी 1 है, b/a का मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी बाय a की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है। तो इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b किसके बराबर आ जाएगी, a की प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a के बराबर है। भाई ये दोनों बराबर हैं जब तो प्रोबेबिलिटी बराबर है। और इंटरसेक्शन किसी सेट के बराबर कब होगी, अभी इसी लेक्चर में बताया है, b सुपर सेट है, a सबसेट है, तो दोनों की इंटरसेक्शन सबसेट। इसका एक सिंपल सा मतलब क्या निकलता है कि a b का सबसेट है, तो हमारा राइट ऑप्शन a हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो अगला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, a से बड़ी है, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो। फिर से आपने वही अपनी डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, a की प्रोबेबिलिटी से ग्रेटर है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, a से ग्रेटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भी उठा के इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी गुणा b की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, a को मैं इधर ले आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a b से बड़ी हो गई, और ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। देखो लॉजिक समझना, अगर a/b की प्रोबेबिलिटी इस a से बड़ी है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि b/a की प्रोबेबिलिटी इस b से बड़ी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और ये हमारे इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन और मिसलिनियस का भी बहुत आसान है, देखने में बड़ा मुश्किल लगते हैं ये। इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इन्हें इजीली कवर कर सकते हैं। क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं साथ साथ राइट करती जा रही हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है। दोनों कैंसिल हो गए, 0 बच गया, इसको राइट में ले जाओ तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमसे 4 बातें पूछी गई, या तो बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी या ए बाई बी की। पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है, तो ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और नीचे भी, दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कम समय में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के मेन क्वेश्चंस और थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से बता सकूं। मैं आपको ये और बताना चाहूँगी कि हर लेक्चर के एंड में यहाँ समरी दी गई होती है, जिन्हें आप अपने एग्ज़ाम से पहले दिन अच्छे से यहाँ से देखकर इस सारी समरी से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहे, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।